अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करते हैं पीडियाट्रिक एंड नर्सिंग का जो यूनिट 2 है उसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरीज एंड और उसमें टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरीज में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न है उसकी जो पहला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरी और साथ में जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं बर्थ इंजरीज तक वो भी हमने पढ़ी थी। बर्थ इंजरी क्या होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसको हमने स्पेसिफिकली उधर क्या करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था। तो इधर हम उस जो हमने टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरीज पढ़ी थी उस बर्थ इंजरी में पहले वाला जो टाइप है वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वो हम इधर पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है आपका इकार्डियोसिस है, एरिथीमा है और साथ में जो है ना ये तीसरा नंबर पर है एब्रेजन है। ये तीनों है, इसके साथ साथ ये और भी टर्मिनोलॉजी है। इन टर्मिनोलॉजीज को जब आप पढ़ेंगे, इसको आप समझेंगे तो फिर आप जाएंगे उधर उसको एक्सप्लेन करवाने। पहला नंबर पर जो टर्मिनोलॉजी है वो एब्रेजन है। एब्रेजन हम किसको कहते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स आपको वो होते हैं, ब्लीडिंग होते हैं बॉडी में, फिर इसमें डिफरेंशिएशन करवाना लाजमी होता है, इधर इसको एक्सप्लेन करवाते हैं। तो एब्रेजन है फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड अप अगेंस्ट समथिंग। तो एब्रेजन में क्या होता है, सिंपली रबिंग होती है। आपका जो स्किन है, स्किन का जो पहला लेयर है, इस लेयर का अगर स्क्रैबिंग हो जाए या इसका रबिंग हो जाए किसी ऑपोजिट चीज से तो उसको हम कहते हैं क्या, एब्रेजन। इस एब्रेजन में लाजमी नहीं होता कि ब्लड निकला हुआ हो, लेकिन इसमें फिर भी ब्लड निकलता है लेकिन बाहर की तरफ ही होता है एब्रेजन। दूसरा नंबर पर है पटीकिया। तो पटीकिया क्या है, ब्रोकन ब्लड वेसल दैट फॉर्म टिनी रेड डॉट्स। अब इसमें ब्लड वेसल की ब्रोकन की जरूरत नहीं थी या थी भी तो बाहर निकलती रही ब्लड। अब ये वाला जो है पटीकिया, इसमें ब्लड वेसल रप्चर होते हैं लेकिन वो रप्चरिंग जो होता है इससे जो ब्लड लॉस होता है वो स्किन के अंदर होता है। और ये जो रप्चरिंग है ये डार्ट्स के फॉर्म में होता है, छोटी छोटी होते हैं, छोटी छोटी क्या होते हैं, इसमें रप्चरिंग होती है, डार्ट्स होते हैं। दूसरा नंबर पर है परप्यूरिया। तो ब्लड आल्सो कैन कलेक्ट अंडर द टिश्यू इन लार्ज फ्लैट एरियाज। अब ये इसका दूसरा स्टेज है कि जब ये वाला जो रेड डॉट्स है ये थोड़ी सी बढ़ जाए, क्या जब हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर ये बड़े वाले डॉट्स को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिर परप्यूरिया। और तीसरा नंबर पर जो लास्ट होता है ब्लड का वो है इकाइमोसिस। ब्रीज एंड कंट्यूजन भी इसको हम कहते हैं, इकाइमोसिस को हम कहते हैं ब्रीज एंड कंट्यूजन। ब्लीडिंग अंडरनीथ द स्किन एंड यूजुअली लार्जर देन 1 सेंटीमीटर और 1 इंचेस हो। तो ये इकाइमोसिस या ब्रीज या कंट्यूजन जो होता है ये स्किन पे होता है, ये लार्जर होता है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच से। ये 1 इंच से छोटा होता है, ये 1 सेंटीमीटर या 1 इंच से। फॉर एग्जांपल ये वाले अब इन्होंने बड़ा एरिया जो है वो क्या करवाया, एकोमोडेट करवाया, तो फिर इसको हम कहते हैं इकाइमोसिस ब्रीज या इसको हम कहते हैं कंट्यूजन भी इसको हम कहते हैं। याद रखिए ये वाली जो ब्लीडिंग है ये स्किन की क्या होगी, अंदर होगी ब्लड वेसल की रप्चरिंग की वजह से। तो ये तीन इसका क्या है, स्टेजेस है। फिर चौथा नंबर पर हमने हेमाटोमा को पढ़ते हैं। तो हेमाटोमा सिंपली है सॉलिड स्ट्रेनिंग ऑफ कलेक्टेड ब्लड विद इन द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में अगर ब्लड लीक हो जाए और वो लीक ब्लड कलेक्टेड हो जाए, सॉलिड एक स्ट्रेनिंग बना ली तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर क्लॉट बना ली, इसको हम कहते हैं हेमाटोमा। ये वाला फिर है एरिथीमा है। तो एरिथीमा फिर कहते हैं पेजेस ऑफ रेड स्किन दैट आर रिजल्ट फ्रॉम इंजरी और इरिटेशन दैट कॉजेस डायलेशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। अब इस पेजेस इस एरिथीमा में और इकाइमोसिस में फर्क क्या है। एरिथीमा में यही ऐसा होता है कि इसमें भी ब्लड होता है, ब्लड की इधर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज ब्लड होता है, लेकिन याद रखिए इसमें वेसल रप्चरिंग नहीं होता। जैसे कि इधर वेसल रप्चर हुआ था, उस रप्चरिंग की वजह से ब्लड लीकेज हुआ था। इधर वेसल जो है वो डायलेट होते हैं, कैपिलरीज डायलेट होते हैं और उस कैपिलरीज की डायलेशन की वजह से इधर क्या होता है, ब्लड एक्युमुलेशन होता है, ब्लड डिफरेंट डिफ्यूजन एक्युमुलेशन होता है। और ये होता है किस वजह से, ये होता है इंजरी या इरिटेशन की वजह से ये हो सकता है। तो इसको फिर हम कहते हैं एरिथीमा, इसको हम कहते हैं। ओके, ये देखिए फिर ये वाला है, ये छोटा स्पॉट है, ये छोटी छोटी स्पॉट है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं हम पटीकिया। पटीकिया का दूसरा स्टेज है वो है एरिथीमा। ये वाला देखिए, ये है पटीकिया। अब इकाइमोसिस जो तीसरा स्टेज है और ये लार्जर एरिया को क्या करवाते हैं, इस तरह की ये लार्जर एरियाज को सफर करवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर
इकाई मोस से। इधर ये देखिए ये एब्रेजन, ये देखिए वाला इधर ये खराश आई हुई है, ये वाला जगह पे इस पे खराश आई हुई है ये वाला, तो इसको हम कहते क्या कहते हैं, इसको हम एब्रेजन्स कहते हैं। और ये जो हेमाटोमा है तो ये ब्लड लीकेज है, लेकिन ये ब्लड लीकेज की वजह से ये स्वेल अप हुआ है और ये क्लाटेड हुआ है। तो क्लाटिंग वाला जो ब्लड होता है इसको हम कहते हैं हेमाटोमा। इधर ये वाला जो है ये है, फिर जो चौथा पार्ट हमने पढ़ा एरिथीमा, ये वाला देखिए ये रेड स्पॉट है। तो ये रेड स्पॉट एकाइमोस इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेसल इधर या कैपिलरी रप्चर नहीं हुई है और कैपिलरी डायलेट हुई है, डायलेशन की वजह से वहाँ पर क्या हुआ होता है, वहाँ पर ब्लड एक्युमुलेशन होता है, रेड स्पॉट बनते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं एरिथीमा। अब एरिथीमा, इकाइमोसिस और एब्रेजन ये है बर्थ इंजरीज है। क्या है बर्थ इंजरी, जब बेबी पैदा हो रहा हो तो उस वक्त चांसेस है कि बच्चे को ये इंजरीज हो जाए। अब ये कौन कौन सी जगह पे होते हैं, तो अब पेशियल और स्काल्प सब टिश्यू मेडिसिन आफ्टर फोर्सेप्स और वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरीज। तो ये कहाँ पर होता है, ये ज़्यादातर इसके चांसेस है कि पेस पे और स्काल्प एरिया पे, क्योंकि बच्चे का जो निकलने वाला पहला पार्ट होता है वो पेस और स्काल्प एरिया होता है। तो पेस और स्काल्प एरिया पे फिर अगर डिफिकल्ट लेबर हो तो उस पर हम अप्लाई करवाते हैं फोर्सेप्स को या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर को, और इस वजह से क्या होता है उसमें ये ब्रीज या एरिथीमा आएगा या एब्रेजन आएगा या इकाइमोसिस उधर पैदा होगा। Their location depends on the area of application of the forceps। जहाँ पर आपने फोर्सेप अप्लाई किया हो उधर ही ये हो सकता है। सब कंजक्टाइवल कौन कौन सी फिर हो सकते हैं, फिर इसके साथ साथ सब कंजक्टाइवल रिटर्नल हेमरेजेस एंड पेटिकिया ऑफ द स्कैन ऑफ द हेड एंड नेक। अब इसमें होते हैं हेमरेज भी एक लफ्ज आ गया, तो हेमरेज हम सिंपल ब्लड लॉस को कहते हैं, सिंपली ब्लड जिधर भी लॉस हो जाए इधर उसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। तो अब ये हेमरेज सब कंजक्टाइवल और रेटिनल हेमरेज भी इसमें हो सकते हैं। चांसेस इसमें ये देखिए ये है सब कंजक्टाइवल, कंजक्टाइवा के ये स्केलरा है वाइट ऑफ द लेयर, वाइट ऑफ द आई जो है ये स्केलरा लेयर है ये वाइट, और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट क्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवा जो आउटर पोर्शन पे होता है। अब इस सब कंजक्टाइवा के नीचे इधर होते हैं माइन्यूट कैपिलरीज, पाइन कैपिलरीज होते हैं। तो अगर आपने फोर्सेप अप्लाई किया या आपने जो है ना वो अप्लाई किया वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, इस वजह से इधर प्रेशर बढ़ सकता है, और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होता है इधर ब्लड लीकेज या ये जो कैपिलरीज है ये रप्चर हो सकती है। साथ में अगर आपने चेस्ट को थोड़ा से दबाया तो चेस्ट के दबाने की वजह से भी इधर जो कैपिलरीज हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, तो प्रेशर इधर बिल्ड अप होता है और प्रेशर की वजह से इधर वेसल्स रप्चर हो सकते हैं। ओके, ये हो गया। ऑल आर सेकेंडरी टू द सडन इंक्रीज इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द चेस्ट थ्रू द बर्थ कनाल। तो ये बर्थ कनाल के दौरान जब चेस्ट निकल रहा हो तो चेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा होता है बर्थ कनाल में, क्योंकि बर्थ कनाल छोटा हो रहा है और चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बड़ा होता है, तो इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से ज़्यादातर जोर जो है वो उधर जाएगा जहाँ पर कैपिलरीज नैरो हो, पाइन हो। तो इधर सबसे ज़्यादा पाइन कैपिलरीज इधर हो तो इधर क्या होता है चांसेस होता है हेमरेज की। पेरेंट्स शुड बी एश्योर्ड दैट दे आर टेम्पररी एंड रिजल्ट ऑफ नॉर्मल हैजेस ऑफ डिलीवरी। तो पेशेंट को इस पे जो है ना जो पेरेंट्स है बच्चे के उसको इस पे खफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कंजक्टाइवल हेमरेज है या एरिथीमा एब्रेजन का इमोसिस है, ये होता है नॉर्मल डिलीवरी के साथ, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, और ये खुद ब खुद फिर स्पॉन्टानियसली ठीक होते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज थी। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में हमने पढ़ा एरिथीमा, एब्रेजन्स, इकाइमोसिस, फिर इसके साथ साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो भी हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करवाएं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बेनिफिट में रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी।